नेक्स्ट है कि किन टीथ के अंदर आपने पल्पोटमी करनी होती है। तो उसकी बेसिकली 3 इंडिकेशन है कि पहला है कि मैकेनिकल या केरियस एक्सपोजर हो गया उस टूथ के अंदर जिसमें भी रूट फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो आप जब पल्पोटमी करेंगे तो जो एपेक्स का जो रूट का जो पल्प होगा, जो रूट कैनाल के अंदर प्रेजेंट होगा, वो बेसिकली आपकी जो रूट फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करवा देगा। तो जिन टीथ का आप समझें कि एपेक्स ओपन होता है नीचे से, उसमें बेसिकली ये आपने करनी होती है। फिर ट्रोमेटिक एक्सपोजर्स जो लॉन्गर ड्यूरेशंस के हों, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो केरियस एक्सपोजर है लॉन्गर ड्यूरेशन के, उसमें आप नहीं कर सकते पल्पोटमी। सिर्फ ट्रोमेटिक एक्सपोजर्स होंगे जो अगर ज़्यादा देर भी हो गई है तो आप पल्पोटमी परफॉर्म कर सकते हैं। और जिसमें एग्जांपल आ जाती है कि कोई स्पोर्ट्स इंजरी है या एक्सीडेंट की वजह से कोई अगर दांत में फ्रैक्चर हुआ है या इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, तो आप उसमें आप पल्पोटमी करके जो टूथ है उसको सेव कर सकते हैं। और तीसरा है कि पल्पली इन्वॉल्व टीथ हैं बच्चों के, जिसमें रूट एपेक्स अभी कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ हुआ। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप आरसीटी क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एपेक्स बना नहीं हुआ, खुला है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है एपिकली जिसके अगेंस्ट आप जीपी को कंडेंस करें। बेसिकली सारा दांत नीचे से खुला। तो आप ये करते हैं कि पल्पोटमी परफॉर्म करते हैं, और पल्पोटमी करने के बाद बेसिकली जो एपेक्स मतलब बेसिकली रूट कैनाल के अंदर जो पल्प होता है वो बेसिकली जो रूट है उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट करवा देता है। जब फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो यू हैव समथिंग जिसके अगेंस्ट आप जीपी को कंडेंस कर सकते हैं। तो आप उसको प्रेप करके फिर उसकी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर तो आप पल्प बचा के इसको पूरा करेंगे एपेक्स को, तो वो हो जाएगा आपकी, उसको कहेंगे एपेक्सोजेनेसिस। और अगर आप सारा पल्प निकाल के कोई ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जो नीचे से कैल्सिफिकेशन करवा देगा एपेक्स की, और उसके ऊपर जीपी प्लेस करते हैं, तो वो हो जाएगी एपेक्सिफिकेशन। फिर आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो ऑब्वियसली अगर बेसिकली सिंपल ये है कि जब डिजीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो आप पल्पोटमी नहीं कर सकते। तो अगर इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो गया तो आप नहीं कर सकते। अब नॉर्मल पल्पैल्जिया है, सेंसिटिविटी है हीट एंड कोल्ड की, ये भी इरिवर्सिबल पल्पाइटिस को शो करेगी। कोई आपकी पेरी रेडिकुलर एरियाज़ में चली गई है, यानी तो टेंडर टू परकशन हो गया है, तो वो नहीं कर सकते। कोई रेडियोग्राफिक चेंजेस हैं पेरी एपिकल एरिया की, तो नहीं कर सकते। या कैल्सिफिकेशन है तो नहीं कर सकते। फिर आपकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 टाइप्स की है। पहला कि आपने कितना पल्प रिमूव किया, तो उसमें एक है पार्शियल पल्पोटमी, एक है कंप्लीट पल्पोटमी। और दूसरा कि आपने पल्पोटमी के ऊपर प्लेस क्या किया। वो आपके पास 3 तरह की है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एमटी है या फॉर्मोक्रेस्टॉल। तो जितना टिश्यू रिमूव करने की क्लासिफिकेशन है वो ये है कि एक ये है कि आपने सिर्फ कोरोनल पल्प जो है उसको भी पूरा रिमूव नहीं किया, उसका भी जितना इन्फ्लेम्ड पार्ट था सिर्फ वो रिमूव किया, यानी कुछ पार्ट ऑफ कोरोनल पल्प और टोटल रेडिकुलर पल्प रह गया आपके प्रोसीजर के बाद। तो इसको कहेंगे ये पार्शियल पल्पोटमी हुई है, और इसी को आप स्वेक पल्पोटमी भी कहते हैं। दूसरा कंप्लीट पल्पोटमी का मतलब है कि आपने कोरोनल पल्प सारा रिमूव कर दिया है और रेडिकुलर पल्प पड़ा हुआ है अंदर। जो क्लिनिकल प्रोसीजर है बेसिकली पार्शियल पल्पोटमी का, वो सिंपल है कि जब आपकी इन्फेक्शन हो जाएगी या एक्सपोजर हो जाएगा तो वो बेसिकली इन्फेक्शन की तरफ चला जाएगा, और आपने बेसिकली उसको अर्ली ट्रीट करना है, जिसमें वो बताता है कि अगर में पिन पॉइंट एक्सपोजर है तो आप 15 to 18 आवर्स के अंदर अंदर उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने इन्फ्लेम्ड पल्प जितना भी है वो रिमूव कर लेना। इन्फ्लेम्ड पल्प का बेसिकली ऐसे पता चलेगा कि जब आप रिमूव करेंगे बर्स से या एक्सकेवेटर से, जिससे भी रिमूव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पल्प रिमूव करने के बाद उसके आप ऊपर कॉटन सोक करके रखेंगे सलाइन के अंदर या जो भी आपके पास मटेरियल है, और थोड़ी देर बाद जब आप रिमूव करेंगे तो अगर तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेम्ड पल्प जो था वो सारा ख़त्म हो गया। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है उसके बाद भी, तो इसका मतलब है कि कुछ पार्ट ऑफ द इन्फ्लेम्ड पल्प अभी पड़ा हुआ है, यानी आपने मज़ीद उसको अभी रिमूव करना है, यानी पल्पोटमी अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो सिंपल यही है कि उसको रिमूव कर देना है और उसके ऊपर आपने कोई मटेरियल प्लेस कर देना है। तो वो बेसिकली ये एक और बात बताता है कि जो पार्शियल पल्पोटमी है उसकी प्रोग्नोसिस की सक्सेस रेट 95% है और डायरेक्ट पल्प कैपिंग की 80% है। तो बेसिकली सिंपल ये है कि क्योंकि आप डायरेक्ट पार्शियल पल्पोटमी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पल्प रिमूव करते हैं डायरेक्ट पल्प कैपिंग की निस्बत, तो ज़्यादा चांस होते हैं कि जितना भी इन्फ्लेम्ड पार्ट होगा वो रिमूव हो गया होगा, इसलिए उसका प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छा है। फिर कंप्लीट या सर्वाइकल पल्पोटमी का प्रोसीजर है, उसमें बेसिकली आपने ये देख लेना कि थोड़ी सी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा पल्प रिमूव करना है पार्शियल पल्पोटमी की निस्बत। तो आप बेसिकली एनेस्थीसिया देके स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप आइसोलेट करेंगे और केरीज रिमूव करेंगे।
यानी जहाँ पे भी आपका केरीज एक्सपोजर होगा वहाँ से आप स्टार्ट लेंगे और पल्प चेम्बर तक एंट्री लेंगे। उसके बाद जब आप पल्प चेम्बर में जाएंगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली आपने ब्लीडिंग को सबसे पहले कंट्रोल करना है। जब आप एक्सेस ले लेंगे उसके बाद उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं। प्रेशर एप्लीकेशन सिर्फ वेट कॉटन से भी कर सकते हैं या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड 6% उससे कर सकते हैं, या वो कहता है इलेक्ट्रो सर्जरी या लेज़र से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो पल्प है उसको रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। उसके बेसिकली 3-4 तरीके हैं कि आप एक्सकेवेटर से कर सकते हैं, जो राउंड बार होता है बड़े वाला उससे कर सकते हैं। डायमंड की ड्रिल है या फिर इसमें भी लेज़र्स और इलेक्ट्रो सर्जरी आ जाती है। तो बेसिकली जब आप रिमूव कर देंगे तो उसके ऊपर आपने अपने मटेरियल ऑफ चॉइस जो भी आपके पास है वो प्लेस कर देना। वो बेसिकली कहता है कि पोस्टीरियर्स में तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ तक पल्प चेम्बर है और उसके नीचे आपकी रूट्स शुरू हो रही हैं, तो वहाँ पे रूट कनाल होगी और उसके अंदर पल्प होगा। तो जो इंटीरियर्स है उसमें बेसिकली पल्प चेम्बर और जो रूट कनाल है उसका कोई ख़ास डिमार्केशन नहीं होती। तो वहाँ पे वो कहता है कि जो आपका बर है वो ज़्यादा अच्छा रिमूव कर लेगा दूसरे की निस्बत, एक्सकेवेटर्स की निस्बत। फिर मटेरियल की बेस पे है तो सबसे पहले उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पल्पोटमी है। तो जितना भी आपने पल्प रिमूव किया पार्शियल या कंप्लीट, उसके बाद आपने उसके ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लेस कर देना है। तो ये इसका जो सारा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो चैप्टर में पहले बता दिया है उसने। तो बेसिकली वो ये कहता है कि परमानेंट टीथ में आप इसको यूज़ करते हैं, प्राइमरी टीथ में इसको यूज़ नहीं करते। ज़्यादा देर तक लगा रहे तो बेसिकली ये रूट डेंटिन को जो है वीक कर देता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो प्राइमरी टीथ में इसलिए नहीं यूज़ करते। और दूसरी बात यह कि वो कहता है कि इसकी एटलीस्ट 1 to 2 मिलीमीटर की थिकनेस होनी चाहिए जो आप लगा रहे हैं। उसके ऊपर आपने बेस देनी है रेजिन मॉडिफाइड ग्लास एनवर सीमेंट की, या फिर उसके ऊपर कंपोजिट की फिलिंग कर दें। उसमें आपकी मर्ज़ी है कि सैंडविच टेक्निक करनी है या डायरेक्ट कंपोजिट देना है आपने, वो आपकी मर्ज़ी है। तो वो डिफरेंट 2 तरह का आपको अवेलेबल है। या तो आप पाउडर लेके उसको वाटर के साथ यानी सलाइन के साथ मिक्स करके बना लें पेस्ट, या फिर वो फास्ट सेटिंग डाइकैल की फॉर्म में आता है। तो दोनों यूज़ हो सकते हैं बेसिकली। फिर आपकी MTA वाली पल्पोटमी, MTA में ये है बेसिकली कि वो भी पाउडर होता है, पाउडर लिक्विड मिक्सचर है। तो 3:1 है, यानी 3 पार्ट्स पाउडर होंगे MTA के और 1 पार्ट डिस्टिल्ड वाटर होगा। तो वेट सैंड कंसिस्टेंसी जब आ जाए तो आपने उसको उसके ऊपर लगा देना है पल्प के ऊपर। तो ये बेसिकली कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बायोकम्पैटिबल है और ज़्यादा अच्छी डेंटिन ब्रिजिंग करवा देता है। आपने इसको पल्प चेम्बर के ऊपर रख के मॉइस्ट कॉटन से थोड़ा सा प्रेस कर देना है और एटलीस्ट 2 मिलीमीटर की थिकनेस होनी चाहिए इसकी भी। और तीसरी फॉर्मोक्रेसॉल की पल्पोटमी है, वो बेसिकली सिर्फ प्राइमरी टीथ में की जाती है। वो भी सिंपल ये है कि आपने जब हो गया तो फॉर्मोक्रेसॉल को में लिक्विड को कॉटन को डिप करके तो 3 से 5 मिनट के लिए पल्प के ऊपर रख देना। उसके बाद उसके ऊपर फिलिंग कर दें। तो साथ वो ये कहता है कि हर 3 महीने बाद आपने उसकी चेक करनी है वाइटैलिटी, या देख लेना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, यानी इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ तो नहीं हो रही, ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रही। ठीक है, उसकी वाइटैलिटी टेस्ट करके देख लें कि नॉर्मल आ रही है कि नहीं। और अगर आपकी एम ये था कि एपेक्सोजेनेसिस हो जाए तो वो भी देख लें आपके रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है या नहीं। नेक्स्ट है एपेक्सिफिकेशन। एपेक्सिफिकेशन का बेसिकली मतलब ये है कि आप एपेक्स बना रहे हैं, ख़ुद बना रहे हैं, यानी आपने कोई ऐसा मटेरियल लगाया है जो कि कैल्सिफिक बैरियर बना देगा एपेक्स के, रूट एपेक्स के साथ, जिसके अगेंस्ट आप GP कंडेंस कर सकते हैं। दूसरे इसके साथ एक प्रोसीजर होता है एपेक्सोजेनेसिस, जो पहले भी बताया इस तरह है वो कि आपने वाइटल पल्प बचा लेना है टूथ के अंदर, रूट कैनाल्स के अंदर, जो ऑटोमेटिकली रूट की फॉर्मेशन कंप्लीट करवाएगा। तो वो एपेक्सोजेनेसिस होगी। अगर आप ख़ुद कोई मटेरियल लगा के कैल्सिफिक बैरियर बनाएंगे तो वो एपेक्सिफिकेशन होगी। तो बेसिकली ये है कि जो आपके डिफरेंट मटेरियल्स हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या MTA है, वो बेसिकली आपकी कैल्सिफिकेशन करवाते हैं। तो जो भी उनके पास जहाँ पे आप लगाते हैं तो वो उसके इर्द गिर्द सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और वहाँ पर आपकी जो है हार्ड सब्सटेंस है बेसिकली वो बन जाएगा। जो अब वो हिस्टोलॉजिकली वो कहता है डिस्क्राइब किया जाए तो वो बोन डेंटिन, ऑस्टियोडेंटिन या सीमेंटम, इनका मिक्सचर या इनमें से कोई एक हो सकता है। इस तरह का कुछ बना देते हैं वो वहाँ पे।
तो इसके दो स्टेप्स हैं बेसिकली, एक सिंगल स्टेप है और एक मल्टी स्टेप है। तो मल्टी स्टेप वाला बेसिकली आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होता है और जो सिंगल स्टेप है वो MTA से होता है। तो दोनों का जो प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। जो मल्टी स्टेप है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसमें बेसिकली ये है कि आपने एक्सेस लेके पल्प चेम्बर के अंदर तो सारा उसको नेगोशिएट कर लेना है कैनाल्स को, यानी बेसिकली आपने पल्पेक्टमी कर दी है सारी। और उसके बाद आपने वर्किंग लेंथ लेनी है 2 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ दी रेडियोग्राफिक एपेक्स, यानी रेडियोग्राफ पे जब आप मेजर करेंगे कि इस एक ख़ास पॉइंट से रेडियोग्राफिक एपेक्स तक फ़र्ज़ करें 20 मिलीमीटर बनता है, तो आपने अपनी वर्किंग लेंथ 18 मिलीमीटर रख के प्रिपेयर करना है उसको। उसके बाद आपने जो फाइल्स हैं उससे कैनाल्स की इनलार्जमेंट कर लेनी है, कैनाल्स को ड्राई कर लेना है और उसके अंदर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को थिक कंसिस्टेंसी में लगा देना है और सारी जो रूट कैनाल है वो फिल कर देनी है उस पेस्ट से। और ये आपने इंश्योर करना है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो पेरिएपिकल टिश्यूज़ को टच कर रहा है। उसके ऊपर आपने कोई टेम्परेरी या परमानेंट फिलिंग करके उसको भेज दें और उसको 3 महीने बाद वापस बुला लें। 3 महीने बाद जब वो वापस आएगा तो आपने उसका एक्सरे करवा के देख लेना कि जो एपेक्स था ओपन था वो आपका बन रहा है दोबारा, यानी वहाँ पे रेडियोग्राफिकली आप देखेंगे कैल्सिफिकेशन हो गई होगी। तो अगर तो हो गई है तो उस पर आप GP जो है वो डाल सकते हैं। उसमें वो बेसिकली कहता है थर्मोप्लास्टिसाइज टेक्निक से लगाएं, यानी आपने GP मेल्ट करके डालना है बेसिकली, इसका ये मतलब है। लेकिन अगर नहीं हुई वहाँ पे कोई कैल्सिफिकेशन नहीं हुई तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सारी ड्रेसिंग चेंज करेंगे और उसको 3 महीने बाद दोबारा बुलाएंगे जब तक कि उसकी नहीं हो जाती कैल्सिफिकेशन। तो ये मल्टी स्टेप टेक्निक थी। जो सिंगल विज़िट है वो ये है कि आपने सारा वही इसी तरह करना है। एक्सेस लेने के बाद वर्किंग लेंथ ले लेनी है 2 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ एपेक्स रेडियोग्राफिक एपेक्स। उसके बाद आपने कैनाल्स को इनलार्ज करना है, ड्राई करना है और उसके अंदर आपने MTA प्लेस कर देना है जो 3:1 पाउडर टू स्टेराइल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर की रेशो में होगा। और इस तरह आपने डालना है कि सिर्फ 3 to 4 मिलीमीटर एपिकल प्लग होगा। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो आपने फुल भर दिया था कैनाल के अंदर, जबकि जो MTA है वो सिर्फ एपेक्स में 3 to 4 मिलीमीटर होगा। उसके ऊपर आपने मॉइस्ट कॉटन रखनी है और पेशेंट को 48 आवर्स के बाद बुला लेना है। जब आप 48 आवर्स के बाद बुलाएंगे तो देख लेंगे कि वो सेट हो गया है। जब सेट हो गया होगा तो उसके ऊपर आपने GP कंडेंस कर देना।